बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। ये दौलतें, ये शोहरतें, ये इज़्ज़तें मेरे अल्लाह की अता हैं और जिसे चाहता है इनसे उनको नवाज देता है। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम नेमतों से आपको भी नवाज दे। मैंने पिछली सीज़न में या पिछली किस्त में या पिछले व्लॉग में आपसे ये कहा था कि अगला सरबराह कौन है, यानी कि सुल्तान मोहम्मद ख़ान बाज़ेद ख़ान के बाद सल्तनत उस्मानिया का, और उसका कौन सा बेटा दोबारा वापस आता है। तो यही आज के मेरे दो टॉपिक हैं। और तीसरी बात जो करूँगा कि वो अगला सरबराह कौन होगा, फिर उसका जिक्र अगली व्लॉग में करेंगे। तो अगर आप जिस तरह आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, आप सबकी बहुत मेहरबानी। तो मेहरबानी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला बटन दबाकर ये मुझ पर आसान कीजिए कि ताकि आपको मेरी इस तरह के व्लॉग या वीडियोस आपको मिलती रहें, ताकि आप आगे मेरे इन व्लॉग से मुस्तफ़ीद होते रहें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 816 हिजरी में एंड्रिया नोपल में मोहम्मद ख़ान अव्वल तख्त नशीन हुआ, सल्तनत चलाने लगा। सुल्तान मोहम्मद ख़ान बहुत ही ज़हीन, फ़तीन और अहले अक़ल था, एक दानिश्वर था। वो दर्द दिल और एक मुसलमान तबीयत का आदमी था। ये मुसलमान तबीयत का आदमी मैंने इसलिए कहा कि आगे जाकर जिक्र करूँगा, सादे लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ मैं आपको। उसने ईसाइयों से बेहतर तल्लुकात कायम करके अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाने का सोचा, ताकि लड़ाई और फसाद से बचा जा सके। यूँ वो सुल्तान अपने ईसाई दोस्तों के साथ, उस वक्त दोस्त बन गए थे सारे, इनके साथ बेहतर रवाबत कायम किए। ईसाई भी बहुत खुश हुए, वो तोहफे तहफ़ लेके सुल्तान के महल में दाखिल हुए। यूँ इनकी आपस में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई। इस दौरान कोई 1820 में दोबारा उसने कुछ इलाके फ़तह करने के लिए एशियाई कोचक का रुख अख्तियार किया, मगर इस दौरान आपको एक बीमारी लग चुकी थी। जैसे कि शुरू में सुल्तान अपना सलमान शाह को लगी थी, लेकिन उसी तरह जैसे उसने नहीं बताया था किसी को मासवाए अपनी बेगम के, इसी तरह मोहम्मद ख़ान अव्वल ने भी अपनी बीमारी का किसी के साथ ज़िक्र नहीं किया, ताकि ये ना हो कि मुखालिफ मेरी सल्तनत को गिरा दें और मुझे शिकस्त हो जाए, और अपनी बीमारी को अपने तक ही महदूद रखा। यूँ एशियाई कोचक को फ़तह करने के बाद जब आप वापस आए तो आपके हुकूमत के जो नीचे एक काजी था, उसकी सरबराही में एक फितना पैदा हो गया। ये 9 मुस्लिम यहूदी थे जिन्होंने ये फितना पैदा किया कि सुल्तान को मज़ूल करके उसकी जगह कोई जमहूरी रियासत कायम की जाए। इस बात की तईद की काजी बदरुद्दीन ने, जो कि आपकी हुकूमत में ही था। अच्छा, तो एक अनपढ़ सा शख्स था, मुस्तफ़ा, तुर्क था वो, उसको पेशवा बना के आगे कर दिया। यूँ बिलाखिर सुल्तान ने तंग आकर इन सब को ख़त्म कर दिया। यूँ इस फितने का ख़ात्मा हुआ। सुल्तान ने सुख का सांस लिया। कोई 824 हिजरी में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि सुल्तान का एक बेटा जंग अंगूरा में मारा गया था, उसका नाम था मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा की लाश ना तो तैमूर को मिली थी, ना ही अपने भाइयों को उसका पता चल सका था कि वो कहाँ पर मरा है। उसके बारे में कोई अता पता नहीं। वो 824 को ज़हर हुआ। उसने अपने भाई से जंग करने का ऐलान किया।
سب نے ہی جو اس وقت کے بزرگ تھے، مائدین تھے، انہوں نے یہی کہا کہ یہی مصطفیٰ ہے اور یہی سلطان بازید خان کا بیٹا ہے۔ مگر یہ بات کسی بادشاہ کو گوارا نہیں ہو سکتی، جیسے میں نے پہلی قسم میں کہا کہ اس نے تو اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کی آنکھوں ضائع کروا دی تھی کہ تاکہ میری حکومت میں کوئی فتنہ نہ پھیل سکے، تو لہذا حکومت نہ دینے کی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ جنگ کی۔ تو مصطفیٰ بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے کہا کہ جی یہ میری قید میں رہے گا، اس کے عوض آپ مجھے ہرجانے کے طور پہ پیسے دیں۔ تو بادشاہ محمد خان اول اس بات پہ راضی ہو گیا اور اسے کچھ پیسے دے کر یوں راضی کر لیا۔ جب محمد خان نے تخت سنبھالا تو اس وقت کوئی محمد خان کی عمر تھی 27 سال۔ تقریباً 8 سال تک آپ نے کوئی حکومت کی، یہاں کوئی ایسے ہی لکھا ہوا ہے 8 سال تک آپ نے حکومت کی۔ جنگ عبورہ کے وقت تقریباً آپ کی عمر کوئی 27 سال کا ذکر کرتے ہیں جو لکھنے والے ہیں، تو 8 سال تک تقریباً آپ کی حکومت رہی۔ آپ نے جو زندگی میں سب سے اچھا کام کیا، آپ نے قومی خزانے سے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو پیسے دیے جو حقدار تھے۔ اس بات پر خوش ہو کر خلیفہ بنو عباس نے آپ کو خادم الحرمین الشریفین کا خطاب دیا، جو کہ آپ کے لیے باعث افتخار تھا۔ یوں آپ ایک نیک، عبادت، پرہیزگار اور درد دل رکھنے والے بادشاہ کے طور پر ابھرے۔ یہ بھی آپ کے لیے باعث افتخار تھا کہ خلیفہ وقت نے آپ کو ایسا خطاب سے نوازا۔ تو محترم ناظرین، جب کوئی 47 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، اس وقت آپ کا بڑا بیٹا 18 سال کا تھا، مراد ثانی۔ مراد ثانی اس وقت ایشیا کوچک میں جنگ کر رہا تھا، تو 40 دن بعد اسے اطلاع ملی، وہ وہاں سے واپس آیا اور واپس آ کر پھر اپنے والد کو بروسا کے مقام پر دفن کیا۔ مراد ثانی کون تھا؟ مراد ثانی نے کتنے سال حکومت کی؟ مراد ثانی نے کہاں کہاں فتوحات حاصل کی؟ اور مراد ثانی کا اگلے یعنی کہ ادوار میں کیا کام تھا اور کہاں تک وہ پہنچا، اس کا ذکر کسی اگلے ویلاگ میں کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، خدا حافظ۔